नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भरांडी सेठ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अनुपूरक बजट लेकर विधानसभा सदन पहुंचे थे और जहां आपको बता दें कि सीएम के साथ संसदीय कार्य मंत्री सुबोध उनियाल भी उपस्थित रहे। तो वहीं मुख्यमंत्री ने अनुपूरक बजट को लेकर विधानसभा सदन में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को शीघ्रता से पूरा करने का आश्वासन भी दिया। तो वहीं आपको बता दें कि इस बजट के जरिए राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं और विकास कार्यों के लिए अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाएगी और जिससे कि प्रदेश के विकास को और भी गति मिलेगी। तो वहीं आपको बता दें कि अनुपूरक बजट सदन के पटल पर कुछ ही देर बाद रखा गया था और जहां पर भी इसके बाद विधायकों के द्वारा इसी पर चर्चा की गई और जहां आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सदन में सभी विधायकों के सहयोग से अपील की है ताकि बजट पारित होकर विकास के कार्य शीघ्र ही शुरू हो सके। गैरसैंण में विधानसभा सत्र के पहले दिन विपक्ष ने कानून व्यवस्था को लेकर जमकर हंगामा किया है। आपको बता दें कि विपक्षी विधायकों ने सदन में पर्चे फाड़े, टेबल पलटने की कोशिश की गई और वहीं बेल बजाकर भी विरोध जताया गया और जिस कारण सदन की कार्रवाई बाधित हुई। तो वहीं आपको बता दें कि माहौल पूरे तरीके से तनावपूर्ण हो गया। इस पर बीजेपी के संगठन ने भी कांग्रेस विधायकों के इस रवैये की निंदा की है। तो वहीं बीजेपी के प्रवक्ता का साफ तौर पर कहना है कि सदन में सभी सदस्यों को गरिमा बनाए रखना चाहिए और मुद्दों पर सम्मान पूर्वक बहस करनी चाहिए। सदन की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है जो कि लोकतंत्र के लिए बेहद ही घातक है। तो वहीं आपको बता दें कि बीजेपी के प्रवक्ता ने इसे निंदनीय कृत्य बताते हुए कहा कि सदस्य को मर्यादा में रहकर अपने विचार प्रकट करने चाहिए। लोकतांत्रिक संस्थाओं की इज्जत बनाए रखना सभी का दायित्व है। पहली बात तो ये है कि संसदीय परंपरा में किसी भी राजनीतिक दल को संवैधानिक विषय को मद्देनजर रखते हुए कोई भी विषय सदन में रखने का पूरा अधिकार है, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल को या किसी राजनीतिक दल के चुने हुए प्रतिनिधि को सरकार की संपत्तियों को नष्ट करना या अमर्यादित होकर के सदन में अपनी भाषा का प्रयोग करना, ये एक तरह से बिल्कुल ही गैर जिम्मेदाराना है और एक असंसदीय है। अगर इस तरह के कृत्य कोई भी पार्टी करती है या उस पार्टी के जनप्रतिनिधि करते हैं तो उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। ये पूरे प्रदेश की जनता ने देखा है और पूरे प्रदेश की जनता देख रही है कि किस तरह इस प्रदेश के अंदर एक अराजकता का माहौल पैदा करने की कांग्रेस कोशिश कर रही है। लेकिन कानून अपना काम करेगा, कानून अपना काम कर रहा है। हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि जो भी व्यक्ति अमर्यादित है और लोकतांत्रिक परंपराओं पर आघात कर रहा है और जो संविधान के रक्षक हैं, अगर वही भक्षक हो जाएंगे तो फिर जो है कहीं न कहीं चुनौतियां प्रजातंत्र के लिए खड़ी होंगी। मानसून सत्र के पहले दिन की कार्रवाई खत्म हो चुकी है, लेकिन विपक्ष के सदस्य अब भी सदन में मौजूद हैं। आपको बता दें कि विपक्ष के सदस्यों का साफ तौर पर कहना है कि जब तक कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा कराने की मांग स्वीकार नहीं होती है तब तक विपक्ष के सदस्य सदन के भीतर ही रहेंगे। कांग्रेस के उपनेता सदन भवन कापड़ी जी उनसे बातचीत करते हैं। सर, कांग्रेस का आक्रामक रुख रहा, सरकार ने तो सुनी नहीं सदन के भीतर, क्या कुछ रहेगा विस्तार? देखिए, लोकतंत्र की हत्या, वोट चोर गद्दी छोड़, राहुल गांधी जी ने जो नारा दिया वो उत्तराखंड में साफ साफ चरितार्थ होते दिखाई दे रहा है। लोकतंत्र को तार तार कर दिया। जनता की सरकार, ग्रामीण सरकार, उसमें ऐसा नंगा नाच पुलिस की आड़ पर सरकार ने किया है कि उत्तराखंड त्राहिमाम त्राहिमाम हो गया। आप सितारगंज की घटना देखिए, आप नारंगमता की घटना देखिए, तीसरे नंबर का प्रत्याशी रिकाउंटिंग करा के जीत जा रहा है जबकि कोई अधिकार ही नहीं है, पंचायत कानून पर नहीं है। खुलेआम हाईकोर्ट के नजदीक 1-1.5 किलोमीटर पर खुलेआम बंदूक की नोक पर नेता प्रतिपक्ष और विधायकों की उपस्थिति में जिला पंचायत सदस्यों को मारते हुए ले जाया जा रहा है। खुलेआम बेताल घाट में गोली चल रही है, खुलेआम पत्थरबाजी दोराहाट में हो रही है। चारों ओर त्राहिमाम त्राहिमाम है। सरकार से हम कानून व्यवस्था पर 310 पर चर्चा की मांग कर रहे हैं।
आप देखिए लूट बढ़ गई, डकैती बढ़ गई, हत्याएं बढ़ गई, बलात्कार बढ़ गए। उत्तराखंड जो है कि आज एक ऐसा आपराधिक रूप लेता जा रहा है इस सरकार के जो है जब से ये सरकार आई है। तो उस पर हमने कानून व्यवस्था में चर्चा करने के लिए कहा तो उसको स्वीकार नहीं किया गया। तो हमारा ये मानना है कि कानून व्यवस्था को 310 में स्वीकार करना चाहिए और उस पर चर्चा होनी चाहिए और प्रदेश को सुरक्षित करने के लिए। क्या सर रात भर आप सदन के भीतर रहेंगे? क्योंकि पहले भी इन सब चीजों को लेकर सरकार कहती रही कि विपक्ष मानता नहीं, आज कम से कम कर्मचारियों का ख्याल करें। देखिए, जो विपक्ष है वो विधायकों का और नेता प्रतिपक्ष का तो सवाल ख्याल नहीं रख पा रहा है। एक रात जगने में इनको अपने कर्मचारियों के लिए इतनी परेशानी हो रही है। जो बदतमीजी, जो अभद्रता, जो गुंडागर्दी जो प्रदेश में चल रही है उसकी चिंता नहीं है। 2 दिन के लिए घूमने के लिए आ जाते हैं, नाम मात्र के लिए, गैरसैंण के लिए, और बस खाली खाना पूर्ति कर रहे हैं। पहले तो साल में 3 सत्र चलते थे, जब से सरकार आई साल में 2 ही सत्र चल रहे हैं। ये जनता की आवाज़ को सुनना नहीं चाहते, जनता की आवाज़ का समाधान नहीं करना चाहते। थैंक यू सर। बिल्कुल, कांग्रेस के उपनेता सदन ने साफ तौर पर कहा है कि सत्ता पक्ष बिल्कुल भी जो विपक्ष के विधायक है उनको अनसुना करने का काम यहाँ पर कर रहा है। जो मांग उनके, उस मांग को सत्ता पक्ष सुन नहीं रहा है। यही वजह कि मजबूरन अब कानून व्यवस्था पर जब चर्चा नहीं हो पा रही है तो फिर सदन के भीतर ही विपक्षी जो सदस्य हैं वो रहने का काम करेंगे। कैमरामैन हसनलाल साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वाइट, बराड़ी से। देखिए, मुझे क्योंकि कांग्रेस विधानमंडल दल में कुछ वरिष्ठ लोग हैं जो बहुत जानकार भी हैं और सीनियर भी हैं। मुझे लगता है कि संसदीय परंपराओं का निर्वहन करते हुए वो निश्चित रूप से सदन का सम्मान करेंगे। थराली आपदा को लेकर पूर्व कैबिनेट के मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने आपदा प्रबंधन पर कड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन को बड़ी सफलता बताना हकीकत से दूर है। संवाददाता हितेश त्यागी से बातचीत में डॉक्टर हरक सिंह रावत ने विधानसभा सत्र को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पूरा सत्र केवल एक ड्रामा बनकर ही रह गया। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। हरक सिंह रावत हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, किस तरीके से देखते हैं आपने थराली को लेकर अपनी बात रखी, अपनी एक सरकार से मांग रखी है, क्या चीजें रही होंगी, किस तरीके से? देखिए, जिस तरह आपदा प्रबंधन विभाग को उत्तराखंड में बहुत एक छोटे विभाग के रूप में लिया जा रहा है, जिले स्तर पर केवल उपनल के कर्मचारियों को बलबूते पे आपदा प्रबंधन विभाग चल रहा है, ये बहुत ठीक नहीं है। और मैं भारत सरकार से मांग कर रहा हूँ, जैसे पहले था जब मैं आपदा प्रबंधन मंत्री था 2002-03 में, तो 100% बजट केंद्र पोषित था। अब आपने 90% केंद्र पोषित, 10% राज्य पोषित कर दिया इसको, क्योंकि ये हमारे आपदा प्रबंधन के प्रदेश है, इसमें 100% केंद्र पोषित होना चाहिए। आप मृतक को कितना दे रहे हैं? 4 लाख दे रहे हैं। क्यों दे रहे हो? एक तो नहीं दे रहे हो, ये तो मत दो, और दो तो कम से कम 25 लाख तो दो प्रत्येक मृतक को। देखिए, आप किसी को लौटा नहीं सकते, लेकिन उसके आंसू पोषने में, अगर उसके आंसू पोषना चाहते हो तो 25 लाख दो, नहीं तो मत दो। इसी तरह घायलों को आप क्या दे रहे हो कि 60% से ऊपर घायल होगा तो 74-75,000 दे रहे हो। क्या दे रहे हो भाई? इलाज में 16,000 दे रहे हो, अगर एक हफ्ते ज्यादा वो हॉस्पिटल इलाज करता है, एक हफ्ते से कम कहता है 8,000 दे रहे हो। उसका इलाज फ्री करो भाई। वो एक बेचारे ने घर खो दिया, पूरा घर तहस नहस हो गया, अब इलाज करने के लिए कहां से उसमें पैसे होंगे? पूरा इलाज फ्री होना चाहिए। गाय के लिए, भैंस के लिए आप 35,000 दे रहे हो, घोड़े के लिए 32,000 दे रहे हो, बकरी के लिए 4,000 दे रहे हो। आप मुझे बता दो ना, जिसने अपनी 100 बकरियां खो दी और मकान के लिए क्या दे रहे हो? मैदान में जो है पूरा पक्का घर है तो 1,20,000 और पहाड़ में 1,30,000। तो कम से कम पूरा, मैंने जैसे केदारनाथ जब आपदा आई थी तो मैंने एक नियम बनाया था कि जितना भी नुकसान हुआ है, और दुकानों को नहीं है अभी जियो में, मैंने आज प्रदेश सरकार से मांग की है कि जो कॉमर्शियल यूनिट है जिसमें आपदा प्रबंधन के भारत सरकार की गाइडलाइंस में और प्रदेश सरकार की गाइडलाइंस में दुकानों को, होटलों को कोई सहायता नहीं है, उनको जितना भी नुकसान हुआ है केदारनाथ की तरह, केदार घाटी में जिस तरह मैंने उस समय, तभी तो वो यही नियम थे, मैंने उन नियमों में चेंज करवाया। ये मांग हम भारत सरकार से कर रहे हैं, प्रदेश सरकार से कर रहे हैं। सर, आपका एक बहुत लंबा रोल राजनीति में रहा है, आपने यूपी की राजनीति भी देखी है, लेकिन जिस तरीके से गैरसैंण में जो मानसून सत्र चल रहा है, विपक्ष ने जिस तरीके से हंगामा किया है, तोड़फोड़ की है, पंचायत चुनाव में धांधली के आरोप लगाए, से किस तरीके से देखते हैं? देखिए, भाजपा ने मुझे पूरे प्रदेश का मालूम,
भाजपा ने एक आध जिले को छोड़कर भाजपा ने सारे चुनाव जिला प्रशासन के बलबूते पर, पुलिस के बलबूते पर, पैसे के बलबूते पर, डरा धमका के प्रलोभन से जीते और लोकतंत्र की हत्या की। खुलेआम जिस तरह आप कर रहे हो, मतलब अरे कुछ तो शर्म करो भाई। शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। जिस तरह खुलेआम उठा रहे हो, फिर हाईकोर्ट में खड़ा कर दे रहे हो उनको कि साहब की तो हम घूमने गए थे। तो घूमने कोई जाता है, मैं देख रहा था वीडियो कुछ लोगों ने डाला सोशल मीडिया में कि 25 गुंडे ले जा रहे हैं, राइफल बंदूकधारी ये वाला लेके जा रहे हैं। तो वो कह रहा मैं देखो हाथ पकड़े हैं और कह रहा मैं देखो घूमने जा रहा हूँ। मजाक है? तो ये मजाक है क्या? और इसलिए मैं माननीय हाईकोर्ट ने को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जिस तरह माननीय हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया इस बात को कि सच्चाई क्या है। आपने गैरसैंण को लेकर एक बयान दिया है। आपने कहा है कि मात्र एक ड्रामा वहां पर होता है 3 से 4 दिन पर, विधायकों के लिए और बड़े अधिकारियों के लिए वहां पर तमाम व्यवस्थाएं होती है, लेकिन ड्राइवरों के लिए नहीं छोटे होती। कार्य मैं सच बोला। आप लोग पत्रकार बहुत सारे लोग गए होंगे क्लास 70 में, आपने देखा हुआ वहां क्या व्यवस्था होती है। लोग गाड़ियों में सोते हैं, ड्राइवर के लिए जगह नहीं, पीए के लिए जगह नहीं, कोई रुकने की व्यवस्था नहीं। अधिक चीफ सेक्रेटरी के लिए तो व्यवस्था हो गई, सेक्रेटरी के लिए व्यवस्था हो गई, मंत्री के लिए हो गई, विधायक के लिए हो गई। लेकिन जो स्टाफ नीचे जा रहा है, छोटे कर्मचारी जा रहे हैं, उनके लिए क्यों नहीं व्यवस्था कर रहे वहां? अब खबर रुड़की से है, जहां पर नगर निगम ने आज तहसील दिवस के अवसर पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र सेठ ने लोगों की जन समस्याएं सुनी। तो वहीं आपको बता दें कि मौके पर ही कुछ समस्याओं का तत्काल समाधान भी किया गया और जबकि अन्य समस्याओं के निवारण के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। तो वहीं आपको बताते चले कि ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने अधिकारियों से कहा है कि जनता की समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान सुनिश्चित किया जाए ताकि प्रशासनिक व्यवस्था बेहतर हो सके। इस दौरान मंगलोर के सीईओ विवेक कुमार, रुड़की के नगर निगम के एमएनए और विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे और सभी अधिकारियों ने जनता के मुद्दों को गंभीरता से लेते हुए उचित कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। आज पूरा तहसील दिवस में 36 कुल शिकायतें दर्ज हुआ। ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जल भराव का समस्या था, कई नालियों का सफाई का था और साथ साथ पेंशन का प्रकरण भी आया हमारे सामने और निगम का भी कई चीज़ों के ऊपर था। कुल एग्जैक्टली नंबर मैं बता नहीं सकता। कई चीज़ों हमने निर्देशित किया है आज ही जाके तुरंत करने के लिए। कई बिजली का कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रहा था मीटर में, ऐसा वाला कनेक्शन को आज ही हम निस्तारण करने के लिए निर्देश किया है और आज शाम तक उसका निस्तारण हो जाएगा क्योंकि फील्ड में जाने का काम भी है। इसके अलावा भी सभी अधिकारी लोगों को अगले तहसील दिवस के अंदर सभी चीज़ों के ऊपर निस्तारण करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तरकाशी के हर्षिल क्षेत्र में भागीरथी नदी पर अस्थायी झील बनने से जानकारी जो है वो उसकी मिली है। तो वहीं आपको बता दें कि इस झील के कारण आसपास के इलाकों में जल भराव की समस्या उत्पन्न हो गई है और जिससे कि स्थानीय लोगों की चिंता भी बढ़ गई है। तो वहीं आपको बताते चले कि एसडीआरएफ उत्तराखंड, बीआरओ, सिंचाई विभाग और अन्य बचाव की इकाइयों ने मिलकर इस झील से जल की निकासी के लिए लगातार प्रयास शुरू कर दिए हैं। बचाव टीमों ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर स्थिति का जायजा भी लिया और जल निकासी के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि पानी का दबाव कम किया जा सके और आसपास के गांवों को बाढ़ से बचाया जा सके। तो वहीं आपको बताते चले कि अधिकारियों ने यह भी कहा है कि वे पूरी सतर्कता के साथ काम कर रहे हैं और जरूरत पड़ने पर संसाधन जुटाए जाएंगे। जनता से भी सावधानी बरतने की अपील की गई है। उप जिलाधिकारी देवेंद्र सिंह नेगी ने आदेशानुसार तहसील भगवानपुर क्षेत्र के अंतर्गत बेहदगी बड़े में सेदाबाद में स्थित इकबालपुर शुगर मिल यानी कि धनश्री
एग्रो प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड पर शक्कर विशेष निधि ऋण और राज्य कर के साथ साथ अन्य बकाया मिलाकर लगभग 9 करोड़ रुपए की वसूली की कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं आपको बताते चले कि शुगर मिल पर शक्कर निधि ऋण के अंतर्गत लगभग 8.20 करोड़ और राज्य कर 31 लाख के साथ साथ अन्य कर 28 लाख रुपए बकाया है। कार्रवाई के तहत मिल के नाम पर दर्ज भूमि खसरा संख्या 133 क्षेत्रफल लगभग 77 बीघा को कुर्क कर लिया गया है। तो वहीं यह कार्रवाई नायब तहसीलदार अनिल गुप्ता के साथ साथ संग्रह अमीन सोमदत्त की सैनी और अन्य अधिकारी राजवीर सिंह प्रताप विजेंद्र सिंह की उपस्थिति में की गई और जहां पर फिलहाल वसूली की प्रक्रिया तेजी से गतिमान है। तो वहीं आपको बता दें कि प्रशासन इसे प्राथमिकता दे रहा है। अब खबर नैनीताल से है, जहां नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के खाते में ही चली गई है। जी हां, आपको बता दें कि आज जिलाधिकारी ने बीजेपी के प्रत्याशी दीपा दरमवाल को विजेता घोषित कर दिया है और जहां पर लंबे समय से चली आ रही कानूनी प्रक्रिया और राजनीतिक खींचतान के बाद फैसला सामने आया और जिसे कि बीजेपी ने सत्ता की जीत बताया है। तो वहीं आपको बता दें कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका और प्रशासन पर पूरा विश्वास था, इसलिए उन्होंने संयम बरतते हुए न्यायालय के फैसले का इंतजार किया। उन्होंने कांग्रेस पर भी आरोप लगाया है कि वह शुरू से ही अनावश्यक हंगामा कर रही थी और किसी पर विश्वास नहीं कर रही थी और इसलिए यह सत्य की जीत है। में भी हमको विजय प्राप्त हुई है। हमने न्यायालय का सम्मान किया, हमने राज्य निर्वाचन आयोग का सम्मान किया, हमने डिसीजन का इंतजार किया और जिस प्रकार का माहौल कांग्रेस के लोगों द्वारा बनाया जा रहा था, मैं शुरू से इस बात को कहता था, कांग्रेस के लोग लोकतंत्र को प्रभावित करने का काम करते हैं। शांतिपूर्ण मतगणना हो जाए इसकी चिंता नहीं की, मतदान शांतिपूर्ण हो जाए इसकी चिंता नहीं की, केवल भगवंडर मचाने का काम कांग्रेस द्वारा किया गया है। और आज ये जीत इस बात का संकेत है कि जीत सत्य की ही होती है। भारतीय जनता पार्टी ने आज 12 में से 11 स्थानों पर विजय प्राप्त किया। इस प्रचंड जीत के लिए मैं उत्तराखंड की जनता का आभार व्यक्त करता हूं और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का वही आभार व्यक्त करता हूं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के विधायक काजी निजामुद्दीन ने मदरसा शिक्षा विधेयक को लेकर बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जब भी बीजेपी की सरकार अपनी नाकामियों को छुपाना चाहती है तब मजार मस्जिद जैसे मुद्दे उठाने लगती है। विधायक के अनुसार राज्य में आपदा से प्रभावित लोगों को बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, लेकिन सरकार का ध्यान मंदिर मस्जिद की राजनीति पर केंद्रित है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि मदरसा बोर्ड संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 के तहत स्थापित है, जो कि अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षा और संस्कृति को संरक्षित रखने का अधिकार देता है। काजी निजामुद्दीन ने सरकार से आग्रह किया है कि वह धार्मिक विभाजन की बजाय जनता की असली समस्याओं पर ध्यान दे। मदरसा शिक्षा को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक विधेयक लेकर आई है, इस पर एक सिंपल मेरा रिएक्शन ये है कि जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहीं फंसती है और किसी विषय पर उलझती है तो वो चाहे महंगाई हो, चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे उन पर खनन का विषय अगर केंद्र में संसद में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जो मौजूदा सांसद हरिद्वार हैं, वो अगर इस विषय को उठाते हैं तो उसको कवर अप करने के लिए इन्होंने मज़ार, मस्जिद, मदरसा जैसे शब्दों को प्रयोग करते हैं और उस पर अपनी कार्रवाई शुरू कर देते हैं। बेरोजगारी जब उत्तराखंड में बढ़ेगी और आंदोलन बढ़ते हैं तब भी इसी विषय को उजागर करते हैं। अभी यहाँ पर कानून व्यवस्था के विषय सबके सामने आ रहे हैं। चुनाव में, पंचायत चुनाव में गोलियां चल रही हैं, छीना झपटी हो रही है वोटों की, उससे दिमाग डाइवर्ट करना है सरकार को। आपदा, इतनी बड़ी आपदा है प्रदेश में और आपदा पर राशन नहीं पहुंच पा रहा है, वहाँ पर सही सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही है, सरकार उचित सहायता नहीं दे पा रही है, उससे भी दिमाग भटकाना है सरकार को। तो एक सीधा सा इनके पास हथियार है, मस्जिद और मदरसा और मज़ार को लेकर ये आ जाते हैं। अगर मदरसा शिक्षा में सरकार को सुधार करना चाहती है तो एक बार करे,
मदरसे बोर्ड को पिछले जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है डिफंक्ट कर रखा है और कोई वो परमिशंस नहीं दे रहे हैं, परमिशंस रोक रखी हैं। और जब वो डिफंक्ट कर रखा है, अब उसको नया बनाएं, नया नाम दें, स्वरूप बदलें, उसकी ज़रूरत ही कहाँ पड़ती है। आप जो भी मदरसा बोर्ड बना हुआ है वो संवैधानिक व्यवस्थाओं के तहत बना हुआ है। अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30, वो सब संवैधानिक व्यवस्थाओं के तहत बना हुआ है। और मैं एक बात आपको बोल दूं, हम बार बार एक बात कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी संविधान में विश्वास नहीं रखती। ये संविधान बदलने के लिए, संविधान को घुमाने के लिए ये लगातार उतारू है और ये छोटी छोटी पहल बीजेपी सरकार करती है। अब खबर देहरादून से है, जहां के गांधी शताब्दी अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और सुधार को लेकर जिलाधिकारी सविन बंसल के निरीक्षण किया गया। उन्होंने बताया कि सरकार और मुख्यमंत्री का स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष फोकस है, तो वहीं बच्चों के लिए शुरू किया गया है ICU और अब सुचारू रूप से जो है पूरे तरीके से संचालित हो रहा है और जिसमें कि बेड्स की संख्या 2 गुनी की जाएगी। तो वहीं आपको बता दें कि आधुनिक उपकरण व अतिरिक्त स्टाफ भी उपलब्ध कराया जाएगा। तो वहीं आपको यह भी बताते चले कि माताओं के वार्ड्स को भी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। हाल ही में शुरू हुए मॉडर्न, तो वहीं आपको बताते चले कि दिव्यांगजनों के लिए भी DDRC को भी आधुनिक किया जा रहा है और जिसमें कि ये तमाम बदलाव जो है वो सरकार की ओर से किए जाएंगे, जहां पर उन्हें प्रमाण पत्र, पेंशन, आधार कार्ड जैसी सुविधाएं एक ही स्थान पर मिल सकेंगी। तो वहीं आपको यह भी बता दें कि DM ने यह भी कहा है कि जल्द ही इसका उद्घाटन कर इसे जनता को समर्पित किया जाएगा। हमारी मोस्ट क्रिटिकल सर्विस है आम जन के लिए और इसलिए इसमें हमारी गवर्नमेंट का, ऑनरेबल CM का विशेष फोकस रहता है। अब इसको हम आगे ग्रेजुअली इवॉल्व करते हैं, एनलार्ज करना चाहते हैं इसके स्कोप को और जो सर्विसेज प्रदान की जा रही हैं हमारे जनमानस के लिए। तो इसी दिशा में गांधी शताब्दी में एक तो हमारा SNCU जो बच्चों का ICU है वो अभी विगत माहों में जो इनॉग्रेट हुआ था वो सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं और उसका अभी निरीक्षण भी किया जाएगा। उसको जो उसके 6 बेड्स थे, अब वहाँ पर कैपेसिटी बढ़ाने की आवश्यकता महसूस हो रही है, तो उसको अब जस्ट डबल करेंगे। तो जस्ट डबल बेड्स करेंगे, मैन पावर भी और जो एसोसिएटेड इक्विपमेंट्स भी हैं हमारे, फोटोथेरेपी और वार्मर्स। सो उसके साथ जो माताओं के लिए वार्ड्स हैं वो हमारे मॉडर्न एमेनिटीज़ के साथ ऑलरेडी व्यवस्थित हैं। इसके साथ ही जो हमारा मॉडल इम्यूनाइजेशन सेंटर यहाँ पर बनाया गया था, जिसका भी हमको विगत माहों में ही हमने उद्घाटन करवाया था, वो भी सुचारू रूप से कार्य कर रहा है, जिसमें माताओं के लिए, गर्भवती माताओं के लिए, बच्चों के लिए, नवजात शिशुओं के लिए सारी फैसिलिटीज़ दी गई हैं। वेटिंग रूम, ऑब्जर्वेशन रूम, वैक्सीन कोल्ड चेन, मेंटेनेंस, स्टोरेज, रजिस्ट्रेशन, प्ले रूम फॉर चिल्ड्रन, वो सब चीज़ें वहाँ पर व्यवस्थित हैं। और आज जो हमारा DDRC है, जो पहले एक एडहॉक अरेंजमेंट में चलता था, आज उसको भी एक व्यवस्थित आधुनिक रूप देने का प्रयास किया गया है। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।